था और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज़ भेजे। तो सबका मेरे पास अच्छे अच्छे रिसेंट न्यूज़ के इवेंट थे, एग्जांपल्स थे। चाहिए आपका आंसर देख के ही एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए। एनालिसिस करती थी कि ये ऑप्शंस क्यों गलत है, इसको क्यों यूपीएससी ने पूछा। और नहीं होगा सिलेक्शन, देन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आना शुरू। आज हमारे साथ है आयुषी प्रधान, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 36। तो इस वीडियो में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, इन्होंने ऐसे कैसे इंप्रूव किया और इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी जर्नी के दौरान। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बात करें जब रिजल्ट आया था तो उस समय घर का एनवायरनमेंट कैसा था? घर में सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा रैंक आया था, लेकिन मुझे आईएएस नहीं मिला था, तो इसलिए घर में इतने खुश नहीं थे। तो जब रिज़ल्ट आया मैं घर में नहीं थी, आई वाज ऑन ए ट्रिप। तो जब मैंने घर में बताया तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे मम्मी एंड पापा, एंड उनकी खुशी, आई थिंक इट वाज कम्प्लीटली वर्थ जो मैंने इतना स्ट्रगल किया था। ओके, एंड मैम किस टाइम आपको लगा कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यूपीएससी की जर्नी पे निकलना चाहिए, और कितना टाइम हो गया आपको इसमें? मुझे इसमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। कोविड का टाइम था और मेरे पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब था, और उस टाइम पे हमारे एक मतलब फैमिली में जानकारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया था। तो उस टाइम में मुझे ये पता चला था कि एक जो ऑफिसर होते हैं, जो आईएएस में होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो जो नीडफुल लोग होते हैं उनको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड वहीं से मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला कि मुझे अपना जो टेक्निकल जॉब था उसे क्विट करके कुछ मतलब सिविल सर्वेंट बनना है। मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। 2019 मेरा पास आउट ईयर है। उसके बाद मैंने 1 साल काम किया है, टेक्निकल कोडिंग वगैरह वो सब किया है। ओके, तो बात करें आप इंजीनियर हैं, तो एज अ इंजीनियर इतनी अच्छी प्रोफेशन छोड़ के, तो जब आपने ये बात बताई घर में कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? माई फादर वॉज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला कि तुझे जो सही लगे तू कर, लेकिन मेरी मम्मी ये थी कि तुझे स्ट्रगल का लाइफ क्यों चुनना है व्हेन यू हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफ अहेड। मेरा आईएम वगैरह से एमबीए का भी कॉल आए रखे थे, तो शी वाज लाइक यू हैव सच ए गुड लाइफ अहेड, तो इतना स्ट्रगल क्यों करना है, एंड आईएएस आईपीएस के बाद भी काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं। तो शी वाज इनिशियली अ बिट रिलेक्टेंट, लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे कितना ज़्यादा मन है, देन उसके बाद मुझे 100% सपोर्ट मिला है मेरे पेरेंट्स से। ओके, हाँ, जैसा कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, जी। तो स्ट्रेटजी की बात करें, कुछ ही महीनों बाद प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, किस तरह से आपने इसको टैकल किया? प्रीलिम्स में मैंने सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पे फोकस किया था। माय स्ट्रेंथ पॉइंट्स इंक्लूडेड पॉलिटी, इकोनॉमी, तो उस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, सेक्शनल लगाए थे एंड फुल लेंथ टेस्ट अलग लगाए थे, और उससे मैं कंप्लीट उसको एनालिसिस करती थी, और वहाँ से मुझे ये पता चलता था कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, तो उसको जाके मैंने फिर से रिवाइज करती थी और बुक में हाईलाइट करती थी। तो माय स्ट्रेटजी इंक्लूडेड मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल टेस्ट एंड एनालिसिस आफ्टर दैट। बात करें मेंस स्ट्रेटजी को लेके, एसे राइटिंग और जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 जैसे जो सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, इस पर थोड़ा सा बताना चाहें आप? जी, तो ऐसे में मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, तो ऐसे में मैंने क्या किया था कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस किया था और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज़ भेजे थे। तो सर ने ऐसे कॉपीज़ को सही से इवैल्यूएट किया था, और सर ने बताया था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। जैसे कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट करती थी, तो सर ने बताया था कि टॉपिक डाइवर्शन आपको अवॉइड करना है, स्टिक टू द टॉपिक। एंड सर ने मुझे स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बताया था कैसे इम्प्रूव करना है, तो उससे मेरे ऐसे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आए। उसके अलावा सर का टेलीग्राम चैनल था, तो मैं उस पर रोज़ सर क्वेश्चंस भेजते थे, तो उस पर मैं आंसर्स लिखती थी और मैंने सर को भेजा था आंसर्स, एंड सर उस पर फिर कमेंट्स करते थे कि हाउ टू इम्प्रूव, क्या क्या मेरे गलतियाँ हैं, एंड वो सब रोज़ करंट अफेयर्स हिंदू आर्टिकल्स के बेस से, उससे मेरा करंट अफेयर्स भी होता था एंड आंसर राइटिंग दोनों साइमल्टेनियसली होता था। तो मैम ने जैसे बताया रियासत सर के बारे में, तो इस पे आप थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे आपको इस चीज़ के बारे में फ़ायदा हुआ? जी,
तो सर का टेलीग्राम में एक चैनल है जहाँ पे सर रोज़ क्वेश्चंस डालते थे एंड आई वाज रेगुलर। मैं रोज़ एटलीस्ट एक क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर लिखती थी एंड जो बच्चे काफ़ी रेगुलर थे और जिनके आंसर्स अच्छे थे तो सर उनको पर्सनलाइज थोड़ा बहुत बता देते थे। तो जैसे कि सर को मेरा आंसर काफ़ी अच्छा लगा था तो सर ने उसको चेक किया था एंड उस पर सर ने कमेंट्स दिए थे कि कैसे उसको और इम्प्रूव करना है। और इसके बाद मैंने सर से पर्सनली ये भी बोला कि सर मेरा ऐसे में मार्क्स काफ़ी कम है, 105 है। तो सर ने फिर मेरा ऐसे को पर्सनली सर ने बताया कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है एंड उसका इस बार स्कोर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मेरा 130 है ऐसे में इस बार। सर ने स्ट्रक्चरिंग पे बताया था, सर ने एनेक्डोट्स कैसे अच्छे डालने हैं, कोटेशंस कहाँ पे लिंक करना है, सब कुछ सर ने अच्छे से समझाया था। अब बात करते हैं हम मेन स्ट्रेटेजी को लेके। तो मैम मेंस की जो दिक्कत है, प्री तो लगभग क्लियर हो ही जाता है कई स्टूडेंट्स का, तो मेंस की भी काफ़ी ज़्यादा बात आती है। तो GS1 जैसे सब्जेक्ट है, GS1 GS2 GS3 GS4, तो उस पर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता है कोई स्टूडेंट्स? आई थिंक मेंस में एक पार्ट होता है प्रेजेंटेशन, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन पे स्टूडेंट्स को काम करनी चाहिए। आपके आपके जो आंसर्स है उसको यूनिक बनाने के लिए अच्छे एग्जांपल्स हो गया, कोटेशंस हो गया, उसको डालिए। और उसके अलावा जो मैंने यूनिक किया था वो ये था कि मैं अपने मतलब मैं न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन अगर मैं कभी भी न्यूज़पेपर आई मेड श्योर कि मैं न्यूज़पेपर से 5-6 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करूँ रोज़ और उसको फिर स्टैटिक पार्ट के साथ में लिंक कर देती थी। जैसे कि एनजीओ हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, तो सबका मेरे पास अच्छे अच्छे रिसेंट न्यूज़ के इवेंट थे, एग्जांपल्स थे, तो उससे मैं आंसर्स को अच्छा बनाती थी। और एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके मार्क्स को काफ़ी इम्प्रूव करा सकते हैं। तो एथिक्स का मैं रोज़ जो थ्योरी पार्ट हो गया और केस स्टडीज़ हो गया उसको मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी एथिक्स आंसर उस पर। और उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस और जो एथिकल एग्जांपल्स होते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स उसको रखती थी। और बहुत सारे IAS ऑफिसर्स के यूनिक एग्जांपल्स उसको भी मैंने कंपाइलेशन किया हुआ था। तो आई थिंक एक तो अपना सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट होना चाहिए एंड आपके पास यूनिक केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स और फैक्ट्स होने चाहिए। आपका आंसर देख के ही एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए। एंड उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। बहुत बार हम आंसर से पूछता कुछ हम लिखते कुछ और है, तो आई मेड श्योर कि आई स्टिक टू द पॉइंट। क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस करना मेरा फर्स्ट फोकस था, उसका स्ट्रक्चरिंग सेकंड पार्ट था एंड थर्ड पार्ट इज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन। ओके। एंड मैम बात करें PYQ, तो आपने कब से कब तक के PYQ लगाए? मेंस का मैं 2013 से लेके जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से मैंने अच्छे से 10 साल का एवरी मतलब सभी सब्जेक्ट्स का मैंने अच्छे से PYQ कर रखा था। उस पर मैंने ये भी सोचा था कि अगर रिपीट हो रहा है देन हाउ विल आई मेक माई आंसर्स डिफरेंट, तो उस पर अच्छे से क्या था। वैसे प्रीलिम्स का भी फ्रॉम द लास्ट 10 years मैंने अच्छे से उसको एनालिसिस किया था, नॉट ओनली द करेक्ट आंसर्स बट उसके जो ऑप्शंस थे उस ऑप्शंस के पीछे मैं जाके उसको भी अच्छे से मैं एनालिसिस करती थी कि ये ऑप्शंस क्यों गलत है, इसको क्यों यूपीएससी ने पूछा है। ओके। एंड मैम बात करें चैलेंजेस, जो ये UPSC की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपने अपने लाइफ में पर्सनल चैलेंजेस क्या फील करे जो प्रिपरेशन के दौरान? पर्सनल तो ये होता है कि कंप्लीट सोशल आइसोलेशन था। जब मैं जॉब करती थी माय लाइफ वाज वेरी हैपनिंग, रोज़ मतलब घूमने जाती थी, पार्टियाज होती थी, लेकिन इट वाज अ कंप्लीट सोशल आइसोलेशन। एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड एट द मॉर्निंग अराउंड 5 AM एंड 6 AM एंड फिर आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। सोशल मीडिया मैंने डीएक्टिवेट कर लिया था, तो कंप्लीट सोशल आइसोलेशन था। उसके बाद आपको इनिशियली 1-2 साल तो फैमिली सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जब आपका नहीं होगा सिलेक्शन देन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएगा। यू विल सी दैट योर फ्रेंड्स आर अर्निंग, दे आर ट्रैवलिंग, लेकिन आप अकेले घर में बैठ के पढ़ रहे हो। तो वो सब काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको एंशियस लगता है एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि क्या कभी मेरा जो सपना था IAS बनने का क्या कभी पूरा हो पाएगा कि नहीं। एंड वन मोर प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज गेटिंग ट्रैप्ड इन द साइकिल। ऐसा होता था कि रिजल्ट आता था, उसके जस्ट 3-4 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स होता था, तो मैं रोते रोते प्रीलिम्स देती थी। सो एंड आई जस्ट गेट 3 months टू इम्प्रूव ऑन माई मेन्स। तो इसकी वजह से मैं मेंस में बहुत ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट नहीं कर पाती थी एंड आई वाज गेटिंग स्टक इन द यूपीएससी साइकिल। ओके। एंड मैम आपने जैसे बात की मेंटल हेल्थ को लेकर, तो उस पर आपने काबू कैसे पाया जब ये सारी चीज़ें होती थी, तो क्या करती थी आप? आई यूज्ड टू मेडिटेट एंड मैं योगा भी करती थी। उसके अलावा आई स्टार्टेड वर्शिपिंग मतलब तो मैं काफ़ी ज़्यादा पूजा भी करने लग गई एंड उससे कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल पीस भी मिलने लग गया मुझे। ओके। तो मैम जैसे कि अभी 2 महीने में ही प्रीलिम्स आने वाले हैं जस्ट, तो जो वो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से अभी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? 2 महीना बहुत कम समय है, तो उसके बारे में बताएं आप। मैं यही बोलूँगी कि आपके कोई कोई सब्जेक्ट होते हैं जिसके एक्यूरेसी काफ़ी हाई होते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। पॉलिटी इकोनॉमी को सही से मास्टर कर लीजिए। साइंस एनवायरनमेंट काफ़ी डायनेमिक हो रहा है, तो उसके लिए एक सोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके लिए थोड़ा सा 2-3 सोर्सेज आप लीजिए। हिस्ट्री में NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिए। और
मॉडर्न पे फोकस कीजिए। एंशियंट मिडिवल काफ़ी फास्ट होता है, उसका आउटपुट रेशियो काफ़ी कम है, तो मैंने आज तक ढंग से नहीं किया है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट, मतलब याद नहीं रहता है मुझसे। तो अगर आपसे याद रह रहा है इट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर इतना अपना एफर्ट्स मत डालिए, सही जगह पे अपना एफर्ट्स डालिए। लाइक पॉलिटी इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट रेशियो मिल जाएगा, तो उस पर अपना एफर्ट्स डालिए। उसके अलावा यूपीएससी हैज़ एलिमिनेटेड द, जो होता था ना पहले, एलिमिनेशन हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया, उसको यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा प्रीलिम्स के लिए आई थिंक स्ट्रेटेजी चेंज करने का टाइम आ गया है। एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रहे तो आपको नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले 2 महीने में हो जाता था प्रीलिम्स, लेकिन अभी आई थिंक 3 to 4 मंथ्स, तो आपको काफ़ी एक्सटेंसिवली नॉलेज पार्ट पे काम करना होगा। पहले एक स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अभी आपको सभी जानना पड़ेगा, क्योंकि ओनली 1 only 2 ऐसे आ रहा है। उसके अलावा सी सेट इज़ बिकमिंग वेरी टफ, सो सी सेट को इग्नोर मत कीजिए। उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट लगाइए, और अपने जो क्वांट्स के इजी पोर्शंस होते हैं ना, जैसे सेट थ्योरी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। हाँ मैम, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके अभी जस्ट प्रीलिम्स है इस बार, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप खुद पे बिलीव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया है तब तक आप क्विट मत कीजिए। लाइक मैंने इस बार अपना 100% दे दिया था, एंड दिस मतलब मैंने ये सोचा था कि इस बार नहीं हो रहा है, देन आई एम क्विटिंग इट। सो अंटिल यू हैव गिवन योर 100%, डोंट क्विट। आप अपना 100% दीजिए, अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर कीजिए। उसके अलावा आई विल से कि डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेस। आप कम चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़ के उसको रिवाइज कीजिए। आप टेस्ट सीरीज से जो आपका गलतियां हो रहे हैं उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसको आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, एंड एग्जाम के जो लास्ट वीक में होते हैं उसको आप रिवाइज कीजिए कि आपका क्या क्या गलतियां हो रहा है बार बार, और पीवाईक्यू को अच्छे से कीजिए, एंड एट द एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड डेफिनेटली आप जरूर सक्सेस पाएंगे। ओके, थैंक यू मैम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो रहा। तो ये थी हमारे साथ आयुषी प्रधान मैम, और तब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।